हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 जन पोषण तथा स्वास्थ्य पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 में हमने स्वास्थ्य की मजबूत बुनियाद बनाने के लिए उचित पोषण के महत्व के बारे में पढ़ा था। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा से भी परिचित हैं। जन स्वास्थ्य का अर्थ है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है? जन स्वास्थ्य पोषण पोषण संबंधी रोगों का समाधान करके अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए समुदाय में पोषक संबंधी रोगों का समाधान किया जाता है। समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण है। जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व। बच्चों, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि यह पोषण संबंधी समस्याएं क्या होती हैं और हमें इन पर ध्यान क्यों देना चाहिए। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के फैलने पर हमें रोज टीवी पर आरोग्य सेतु ऐप एवं अन्य स्रोतों के जरिए भोजन के द्वारा इस वायरस से लड़ने के निर्देश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हर संदेश में आइसोलेशन, स्वच्छता के साथ साथ अच्छा भोजन खाने पर जोर दिया है। क्या आपको पता है, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण होता है। 1/3 बच्चे जन्म के समय 2.5 किलो से भी कम होते हैं। ऐसे शिशुओं का विकास कष्टदायी होता है। एक और उदाहरण से पता चलता है कि जिन विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों की वृद्धि ठीक से नहीं हो रही होती, उनमें से लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्प पोषण से ग्रसित होते हैं। यही नहीं, हमारी बहुत बड़ी संख्या विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फोलिक एसिड, B12 की कमी से पीड़ित है। बच्चों, यदि समय पर इन समस्याओं का नियंत्रण नहीं किया जाता तो न केवल शारीरिक वृद्धि बल्कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास पर भी कुप्रभाव पड़ता है। जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। अनुमान लगाया गया है कि कुपोषण के कारण जो हमारी उत्पादकता में क्षति होती है, वे जीवन भर की कमाई का 10% से भी अधिक होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में न केवल अल्प पोषण अपितु अति पोषण की समस्या भी बढ़ रही है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, गठिया जैसे रोग आम हो गए हैं। यह रोग भी अपना कुप्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं डालते, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं और वित्तीय बोझ बढ़ाते हैं। अति पोषण होने के कारण तो हम सब जानते ही हैं, जैसे कि थोड़ी दूर भी पैदल ना चलकर रिक्शा लेना, बाहर खेलने की जगह मोबाइल पर खेलना, दाल रोटी फल सब्जी ना खाकर बर्गर, पिज्जा, मोमोज, केक, चॉकलेट खाना। तो हम कह सकते हैं ना कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। इसके अतिरिक्त हेपेटाइटिस, मलेरिया जैसे रोगों के अंतिम परिणाम उन लोगों के लिए बदतर हैं जिनका सही पोषण नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और इन सब कारणों की वजह से जन स्वास्थ्य पोषण का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।
भोजन के अतिरिक्त पोषण समस्या के अन्य कारक। किसी भी समाज में पोषण की समस्याएं केवल भोजन से ही संबंधित नहीं होती, अपितु विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के परस्पर क्रिया करने वाले संबंध कारक होते हैं, जैसे कि अपर्याप्त मात्र एवं शिशु देखभाल के तरीके, अपर्याप्त जल एवं सफाई, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, अपर्याप्त जानकारी तथा महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और अपर्याप्त शिक्षा। आइए अब हम भारत में विभिन्न पोषण संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि पीईएम। यह समस्या विकासशील देशों में अधिक संख्या में पाई जाती है। अपर्याप्त भोजन लेना इसका प्रमुख कारण है। बच्चों को इस कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। इसका निर्धारण भार अथवा ऊंचाई द्वारा किया जाता है। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्प पोषण मरस्मस कहलाता है और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति क्वाशियोरकर कहलाती है। ये पोषण संबंधी समस्या है सूक्ष्म पोषकों की कमी। सूक्ष्म पोषणहीनता के लिए छिपी भूख जैसा शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएं लौह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक की होती हैं। इनके अतिरिक्त विटामिन बी 12, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लेविन में भी चिंता बढ़ रही है। इनमें हम लौह तत्व, विटामिन ए और आयोडीन की कमी के कुप्रभाव थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। लौह तत्व की कमी से अरक्तता, आईडीए, एनीमिया। इसके प्रति संवेदनशील वर्ग हैं गर्भ धारण करने वाली कम आयु की महिलाएं, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालय आयु वाले बच्चे। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप किसी भी शारीरिक परिश्रम से सांस फूलने लगती है, व्यक्ति थकावट की शिकायत करता है तथा निढाल महसूस करता है। इसकी कमी के कारण दिखाई देने वाले अन्य संकेत हैं सामान्य पीलापन, नेत्रश्लेष्मा, जीभ, नख परतों और कोमल तालु में पीलापन। बच्चों में संज्ञानात्मक क्रियाएं जैसे एकाग्र रह पाने की अवधि, स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करना बुरी तरह प्रभावित होती है। दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन ए। विटामिन ए स्वस्थ उपकला यानी एपिथेलियम, सामान्य दृष्टि, वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है और यदि सही उपाय नहीं किए जाते तो यह पूर्ण अंधता में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक कम हो जाता है, शरीर की वृद्धि बुरी तरह प्रभावित होती है। आगे पढ़ते हैं आयोडीन हीनता विकार, आईडीडी। सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी मिट्टी में आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बढ़ा हुआ थायराइड गलगंड कहलाता है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से बहुत विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जो विशेष रूप से भ्रूण के मानसिक मंदन और जन्मजात विकृतियों के रूप में सामने आते हैं। अब हम सरकार द्वारा पोषण समस्याओं का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पढ़ेंगे। कुपोषण की बहुआयामी समस्या को कम करने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष, अल्प अवधि तथा अप्रत्यक्ष लंबी अवधि योजनाएं अपनाई हैं।
प्रत्यक्ष अल्प अवधि योजना के अंतर्गत आईसीडीएस के द्वारा 0 से 6 वर्ष आयु के समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्ध पान कराने वाली माताओं का पोषण का भरपूर ध्यान करा जाता है। आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए नमक में आयोडीन, दूध में विटामिन ए या विटामिन डी। महिलाओं के सहयोग से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण लाया जाता है। अप्रत्यक्ष लंबी अवधि योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा निश्चित की जाती है। पोषक तत्वों से युक्त पदार्थ की उपलब्धता निश्चित की जाती है। जन वितरण प्रणाली के द्वारा राशन पानी निश्चित करा जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकते हैं। पोषण की जानकारी दी जाती है और महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार लाया जाता है। विभिन्न कार्यनीतियां जिनका उपयोग जन पोषक समस्याओं से जूझने के लिए किया जा सकता है, उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीतियां। इसके अंतर्गत पोषणहीनताओं पर काबू पाने के लिए एक माध्यम के रूप में भोजन का प्रयोग किया जाता है। यह नीति दीर्घ उपयोगी है और लाभ लंबी अवधि तक मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: घरेलू बागवानी, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा भोजन पुष्टिकरण। दूसरा वर्ग है पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत संवेदनशील समूह को पोषक पूरक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं। भारत में विशेष रूप से विटामिन ए और लौह तत्व के लिए इस नीति का उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है, आपको विद्यालय में हर बुधवार आयरन फोलिक एसिड टैबलेट मिलना। पूरक कार्यक्रम अधिकतर महंगे होते हैं। आइए अपने देश में चल रहे पोषण कार्यक्रमों की सूची बनाएं। नंबर 1, एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम है। पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, जैसे कि विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तीसरा है आहार पूरक कार्यक्रम, जैसे मिड डे मील भोजन कार्यक्रम, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम और स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं। स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है। यह सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर की जाती है। प्राथमिक स्तर पर ये सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। द्वितीय स्तर पर ये सेवाएं अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी जाती हैं। तृतीय स्तर के संस्थान मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होते हैं। जन पोषण विशेषज्ञ का कार्य क्षेत्र। अस्पतालों में पोषण संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना, नीति निर्धारण समितियों का हिस्सा होना, राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेना, यूनिसेफ, FO, WHO आदि संस्थाओं में काम करना, निजी सलाहकार के रूप में काम करना। इसके अतिरिक्त शिक्षण, शोध, उद्योगों में कल्याणकारी गतिविधियों, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में भागीदारी के रूप में
पर्याप्त और समुचित शिक्षण प्राप्त लोगों के लिए संचार सामग्रियों और शैक्षिक पैकेज विकसित करने के कार्य में सम्मिलित एजेंसियों में भी अवसर हैं। धन्यवाद।